नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। जैसे कि आपको पता है, मैं महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ, महाराष्ट्र इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को और उसके पहले अभी मैं मौजूद हूँ मराठवाड़ा इलाके में, छत्रपति संभाजी नगर इस शहर में, जिसका पहले नाम औरंगाबाद हुआ करता था। इस औरंगाबाद शहर के औरंगपुर इलाके में बैठा हूँ और मेरे साथ मेरे एक युवा साथी, एक युवा पत्रकार है। महाराष्ट्र टाइम्स के ब्यूरो चीफ है मेरे साथ, जिनका नाम है सुशील सुशील राउत है मेरे साथ। सुशील महाराष्ट्र टाइम्स की ब्यूरो चीफ है और ये हमारे जैसा ही मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं और यहाँ से हाइपर लोकल स्टोरीज ले आते हैं और इनको एक तरीके से मराठवाड़ा की नफ्स पता है, संभाजी नगर का पॉलिटिक्स पता है, एमआईएम का पॉलिटिक्स पता है और तमाम तरीके की यहाँ के 46 सीट्स है। 46 सीट्स पर एक वाइब्रेंट राजनीति हमें देखने मिलती है। तो इसी वाइब्रेंट राजनीति को समझने के लिए हम कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ मराठवाड़ा में औरंगाबाद में बैठकर सुशील के साथ बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सुशील, स्वागत है आपका वायर में। सबसे पहले तो आपका और आपके एडिटर का धन्यवाद कि महाराष्ट्र टाइम्स जैसे संस्था के लिए काम करते हुए भी हम आपसे इंटरव्यू कर पाए। नहीं, उन्होंने बताया था कि ऐसे की संस्था अच्छी है तो काम करने का संधि मिल रहा है तो काम कर दीजिए। चलिए, अच्छी बात है, आप हमें अच्छा कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुशील, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संभाजी नगर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीट्स है। आप औरंगाबाद सेंट्रल है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न है। इन तीनों में से 2 सीट्स पर मुस्लिम बहुल मतलब मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर एमआईएम के एमएलएज भी चुनकर आए हैं इन दोनों सीट्स पर। तो आप इन दोनों सीट्स पर इस बार क्या देखते हैं कि क्या शिवसेना, जो डिवाइडेड शिवसेना है, उसमें उनके जो दोनों पार्टीज है वो स्ट्रांग है या एमआईएम यहाँ पर स्ट्रांग दोनों जगह का समीकरण अलग अलग है। सबसे पहले बोला जाएगा तो हम सेंट्रल के बारे में बात करेंगे, जहाँ से इम्तियाज जलील पहली बार चुनकर आए थे 2014 में। तो वहाँ पर अभी जो है तो मुस्लिम तादाद बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इम्तियाज जलील को अच्छे खासे वोट मिले थे, जहाँ से सेंट्रल हो या ईस्ट हो, तो उस दोनों की जगह पर अच्छे खासे मुस्लिम एरिया है। पर अभी जो हिंदू जो संगठन है, जैसा यूबीटी है, जहाँ उनका बाले किला बोला जाता था, पर अभी क्या हुआ, उनमें डिवाइड हो चुके हैं, 2 शिवसेना हो चुके हैं। तो शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी लड़ाई है, उसमें एमआईएम भी है, तो ऐसी तिरंगी लड़ाई हो रही है। तो शिवसेना की जो ताकत थी वो डिवाइड हो चुकी है। इस वजह से वहाँ का उनका जो थोड़ा सा पारडा है वो छोटा है। और एमआईएम का क्या है, कई दिनों से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, इम्तियाज जलील खुद यहाँ पर रह चुके हैं, तो उनका यहाँ पर प्रभाव बहुत सारा है। और बार बार यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी हो, अकबर ओवैसी हो, बार बार यहाँ पर आते हैं, उनकी सभाएं होती है। तो यहाँ पर गर्म वातावरण है, तो इसलिए यूबीटी जो शिवसेना में जो डिवाइड हुए हैं, तो उससे देखा जाए तो यहाँ पर एमआईएम की ताकत अच्छी है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इम्तियाज़ जलील का आपने जिक्र किया, तो उनके खिलाफ गफ्फार जो पहले एमआईएम में थे वो अब समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी में, लेकिन आपने कहा कि एक मैत्रीपूर्ण लड़त यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। तो इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? क्या इम्तियाज़ जलील अपनी सीट खो सकते हैं इस चक्कर में? यहाँ पर ईस्ट में जो इम्तियाज जलील यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहला तो ऐसा बोला जा रहा था कि सेंट्रल से लड़ेंगे, क्योंकि 2014 में उन्होंने यहाँ से चुन चुन के आए थे। पर उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के उन्होंने ईस्ट में जाने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जो गफ्फार कादरी थे, पिछली बार उनके जो यहाँ के कैंडिडेट थे, पर उन्होंने 15 दिन जहाँ पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए। तो उन्होंने ऐसा आरोप किया था कि इम्तियाज जलील किसी को बड़ा नहीं होने दे रहे हैं पार्टी में, वो खुद का कंट्रोल लाना चाह रहे हैं। जो भी बड़ा होना चाहता है तो उसको वो खत्म कर देते हैं। और उससे पहले जो यहाँ पर ईबीपी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जो गठबंधन था, तो इम्तियाज जलील की वजह से ही टूटा है, ऐसा आरोप उन्होंने उस वक्त किया था, क्योंकि यूबीटी और एमआईएम का बहुत ये चल रहा था। तो अभी जो उन्होंने इस्तीफा देकर ये किया है, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, मविया के साथ है समाजवादी पार्टी, पर उन्होंने यहाँ पर मैत्रपूर्ण लड़त के बारे में बोला है। तो ईस्ट में देखा जाए तो जो लड़त है वो पूर्व मंत्री अतुल सावे है और गफ्फार कादरी जो एमआईएम से थे और समाजवादी के, और इम्तियाज जलील। और उसमें जो उन्होंने जो ये किया है, अभी इम्तियाज जलील वो जो समीकरण देख रहे हैं, तो वहाँ देखा जाए वहाँ का तो गफ्फार कादरी को मानने वाला भी बहुत बड़ा वर्ग है। उन्होंने डोर टू डोर 10 साल काम किया है, ऐसा वहाँ की पब्लिक बोलती है, उनका कनेक्शन अच्छा है। तो ये जब से बाहर आए गफ्फार कादरी, तो वहाँ की जो मुस्लिम लोग हैं वो इम्तियाज जलील के बारे में अपोज में बोलने लगे हैं कि उन्होंने ये समाज में के लिए कुछ भी नहीं किया है।
जो मुस्लिम लिए लोगों के लिए करते हैं ऐसा बोला है, पर मुस्लिम लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बस वो जो युवा होते हैं उनके जो दिमाग है वो भड़काने का काम करते हैं, और ऐसा बहुत सारे आरोप उन पर हो रहे हैं। और वहां पर देखा जाए तो इम्तियाज जलील बोल रहे हैं, इम्तियाज जलील पे हो रहे हैं। कई सारे हम इंटरव्यू के वॉक्स पॉप किया है, चौपाल किया है, तो उन लोगों का बोलना है मुस्लिम, और मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग है वो एमआईएम के साथ है नहीं है। वो जो युवा पीढ़ी है जो जोश है उनमें, तो वो भड़काऊ भाषण के ऊपर आकर्षित होकर उनके साथ है, पर जो मुस्लिम है अभी उनके साथ नहीं है, ऐसा उनका बोलना है। वहां पर देखा जाए तो एमआईएम हिंदू जो संगठन से जो बीजेपी की तरफ से एक ही सिंगल ही है, और कांग्रेस की वो जगह है। तो कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसको जो उम्मीदवार को उनके पार्टी के लोग जो नीचे के लोग हैं वो भी जानते नहीं है। तो लेकिन इसके पहले आपसे मैं ये आप हम एमआईएम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एमआईएम के अंदर भी मतलब एक जो बाकी पार्टीज में हो रहा है कि बगावतें हो रही है, तो औरंगाबाद में एमआईएम में बगावतें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तरीके से यहाँ पर टिकट ना मिलने पर ये बगावत हुई है। तो सर अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें एक नाट्य देखने मिला, एक ड्रामा देखने मिला कुछ दिनों पहले, जब जो तनवानी कैंडिडेट थे, जो शिवसेना यूबीटी के सेंट्रल से कैंडिडेट थे, जिन्होंने आज एकाएक इस्तीफा दिया और ये कहा कि हाँ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो इन्होंने कारण दिया, मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कारण ये दिया कि उनके लड़ने से हिंदू वोट डिवाइड होगा और कोई मुस्लिम प्रत्याशी जीत जाएगा। ऐसा खुलेआम एक महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट ने बोला, और उस चक्कर में उन्होंने बोला कि मैं इस वजह से ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप सोचिए कि एक एक कम्युनल ट्विस्ट देखने मिला हमें इस ड्रामा में। तो आप मतलब हमें तो बहुत दूर से जो हम देख रहे थे, बड़े खराब दिखा कि एक महाविकास आघाड़ी जो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रही है आज, तो उनके कैंडिडेट ही आप ऐसे दे रहे हैं जो एक हिंदुत्व की बात करके इस्तीफा दे रहे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, सेंट्रल की सीट पर और इस इस्तीफे के बारे में? हाँ, वैसे देखा जाए तो किशन चंद तनवानी है, शिवसैनिक है, वो हिंदुत्व की लाइन लेकर अब तक चुनाव जो पॉलिटिक्स है उनकी करते आ रहे हैं। तो उन्होंने जो अभी किया है, तो जब से यूपीटी और शिंदे सेना दो अलग अलग हुए, तो उन्होंने उस वक्त से शिवसेना जब डिवाइड हुई तो उन्होंने ठाकरे गट में रहने की ये कोशिश की, और उसके बाद वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। वो जब चुनाव लड़ने के लिए कोशिश की तो उन्होंने यहाँ पर उनके जो अंबादास दानवे जो है उनमें वो जहाँ जब रिटर्न आए बीजेपी से, तो उनको लाया था चंद्रकांत खैरे ने। और यहाँ पर जो देखा जाए तो दो यूबीटी में दो डिवाइड है, जैसा कि चंद्रकांत खैरे की एक टीम है और एक अंबादास दानवे की है। तो इनको जिन्होंने लाया था चंद्रकांत खैरे ने, तो वहाँ पर उनको डोमिनेट किया जा रहा था कि उनको जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। लोकसभा इलेक्शन भी हार गए। हाँ, तो उस वक्त वो इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, तो वैसे उनका तकरार थी जो ऊपर जाने थी, क्योंकि अंबादास दानवे का हाईकमांड तक अच्छा होल्ड है। तो अभी जब से वो ये थे, और अभी चुनाव आया तो 15 दिन पहले उनको टिकट मिला, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। वो तो बोल रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, पर ऐसा क्या हुआ 2-4 दिनों में जो उन्होंने इस्तीफा देने चुनाव न लड़ने की बात की। क्या आपको लगता है यूबीटी के जो एमएलए है जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, उनके साथ डील हुई है? हाँ, ऐसा बोला जा रहा है, पर ऐसा अभी तक तो पता चला नहीं है। ऐसा आरोप हम लोग नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम ये है उन्होंने जो लाइन बोली है कि हिंदुत्व के लिए हम चुनाव न लड़ने की ये कर रहे हैं, यहाँ से एमआईएम चुन के नहीं आना चाहिए, ऐसा उनका खुला बोलना था। तो जो शब्द उन्होंने बोला है, जहाँ पे देखा जाए तो उनकी लड़त थी प्रदीप जायसवाल के साथ, और उनका राजकारण भी 40 साल से साथ में शुरू हुआ है। तो वो 40 साल से राजकारण शुरू हुआ है, तो उनके दोस्त और उनके जो वोटर्स है वो भी साथ में है। और अब किशन चंद तनवानी ने ये लाइन पकड़ी है कि मैं हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, तो उसका बड़ा फटका जो है वो यूबीटी को बैठने वाला है। और वो जो नया प्रत्याशी दिया गया है यहाँ से, वो उसकी इतनी अच्छी इमेज नहीं है, अच्छी है, पर वो उतने पहुंच नहीं पाए पूरे एरिया तक जहाँ सेंट्रल तक का पूरा एरिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है तो यूपीटी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम मराठवाड़ा की बात करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे ये पूरे महाराष्ट्र के स्टेट को, तो यहाँ पर पिछले 2-3 साल से वायर भी कवर करता है, कई और लोग भी कवर करते आ रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक कम्युनल एटमॉस्फेयर है, हिंदू मुस्लिम तनाव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और मराठवाड़ा एक तरीके से एक इन सारी चीज़ों का हमेशा से एक एपिसेंटर कह सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी, लेकिन जो तनवानी जी जो कैंडिडेट थे उनका जो बयान आया, वो एक तरीके से बड़ा ही ध्रुवीकरण करने वाला बयान था। और एक तरीके से आप बैक ऑफ कर रहे हो इस वजह से कि मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाए, ये बड़ी ही क्या कहे डेमोक्रेसी को सूटेड बात
शायद मेरे नज़र में तो नहीं है। खैर, मराठवाड़ा में सिर्फ संभाजीनगर औरंगाबाद नहीं है। औरंगाबाद की तो बात हमने करी, संभाजीनगर की बात की हमने। यहाँ पर सुशील का कहना है कि यूबीटी को एक दो जगह पर फटका बैठ सकता है। वो एक दो जगह है जो स्ट्रांग थी कुछ सालों पहले, वो हार सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद के बाहर, छत्रपति संभाजीनगर के बाहर जो मराठवाड़ा के अन्य इलाके हैं, वहाँ पर क्या आपको लग रहा है? 46 सीट्स के बारे में हम ऑब्वियसली एक एक सीट के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप मुझे बीड, जालना, इन दो तीन ज़िलों का अगर हम चित्र हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्या मराठा आंदोलन का प्रभाव है वहाँ पर, आपको लगता है? 14 महीने हो रहे हैं यहाँ पर मराठवाड़ा में जो है, तो मराठा आंदोलन की एक बात बहुत जोर से लगी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है उस इर्द गिर्द घूम रहा है। और कई सारे लोग हैं मराठा आरक्षण के आंदोलनकर्ता जो है मनोज जरांगे पाटिल, उनको मिल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट दो, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव अभी 5 महीने पहले हुआ था उसका बहुत बड़ा असर ये मराठा आरक्षण का दिखा गया। सिर्फ एक सीट बीजेपी की जीती, मतलब बीजेपी अलायंस की आई थी और बाकी सारी इंडिया अलायंस जीती थी। तो यहाँ पर वो जो सीट है वो इस कारण जीती थी कि जो यहाँ के कैंडिडेट थे वो आंदोलनकर्ता के करीबी थे और उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए यहाँ पर वो अंडर करंट उनका मैसेज चला था मनोज जरांगे का कि क्या करना है। उनका ऐसे खुला नहीं था, पर अंडर करंट जो मैसेज था उस कारण हो। तो वो बड़ा फटका देखते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट खड़े रहने वाले थे वो पहले से उनके कांटेक्ट में थे और उनको बोल रहे कि वो हमें मदद करे। पर अभी तक उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि हम किसी पार्टी को मदद करेंगे या ये करेंगे। पर वो एक बात जरूर बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने मराठा आरक्षण को विरोध किया है उन लोगों को हमें गिराना है। तो यहाँ पर उन्होंने पाड़ा-पाड़ी का राजकारण, वो चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने घोषणा की थी, पर वोटों का डिवाइडेशन हो जाएगा और उस वजह से बीजेपी को उन्होंने ये कहा कि वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो हराने के लिए वो लड़ रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें लड़ना भी नामंजूर कर दिया। वो कह रहे कि सिर्फ हम गिराएंगे। बिल्कुल, वो विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बोला था कि जो जरूरतमंद लोग हैं मराठा आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं, जो मराठा समाज में है विद्यमान, जो उनमें भी लोग हैं जो कई सालों से पैसा उनके पास है, पर एक गरीब लोग है मराठा समाज के, वो कई सालों से पीड़ित है। तो उनके बच्चों को चुनाव में जिता कर वो विधानसभा में भेजना चाहते थे, पर उन्होंने निर्णय लिया, बहुत वातावरण गर्म भी हो क्या करेगा ऐसा सोच सब लोगों की थी, पर आए टाइम पर उन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वोट डिवाइडेशन हो जाएगा और उसका फायदा बीजेपी और महायुति को हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें इन लोगों को गिराना है जिन लोगों ने मराठा आरक्षण को विरोध किया था। उसमें से सबसे ज्यादा टारगेट है जो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी गिरीश महाजन हो गए, चंद्रकांत पाटिल हो गए, राव साहेब दानवे हो गए, जहाँ से वो बीजेपी के ज्येष्ठ नेता बोले जा रहे हैं, वो भी खुद गिर गए। और धनंजय मुंडे, इन सारे लोगों का उनमें नाम है। तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है और यहाँ पर मविया को फायदा हो सकता है, ऐसी परिस्थिति है। तो आप कह रहे हैं कि 46 सीट्स पर मनोज जरांगे पाटिल का इम्पैक्ट ज़रूर होगा, ये मराठा आंदोलन का इम्पैक्ट एक होगा, आप कह रहे हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा के और क्या मुद्दे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, इसको भाव नहीं मिल रहा कुछ सालों से। आत्महत्या, कॉटन भी है। कॉटन के किसानों की आत्महत्या के बारे में तो इतना लिखा जाता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आत्महत्या इसी क्षेत्र में होती है पूरे भारत में। तो आपका क्या अनुभव रहा है किसानों के प्रॉब्लम्स के साथ? आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो किसान है वो तो वही के वही है, क्या हालत देखते हैं? यहाँ पर जो है तो जो कॉटन और सोयाबीन जो उगाई जाती है तो उसको भाव नहीं मिल रहा है। अभी जो पहले जो भाव था वो उससे कम भाव अभी मिल रहा है, 3,500 रुपये भाव मिल रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है उसमें। जो बार बार यहाँ पर जो खेती करने वाले जो फार्मर है उनको बिजली जो है वो रात में मिलती है, वो कभी टाइम पर मिलती भी नहीं है, तो इस वजह से वो पानी भी नहीं दे पाते हैं और भाव नहीं मिलना है। और ये जो बाढ़ आती है यहाँ पर, दुष्काल होता है बार बार, तो पानी न मिलने से जो उनकी फसल है वो अच्छे से उगती नहीं है और जो फसल उगाने के लिए उन्होंने कर्जा लिया होता है वो फेडने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता है। फिर उनको बैंक कर्जा देती नहीं है और उनको खासगी जो साहूकार होता है, प्राइवेट साहूकार बोला जाता है इधर, तो उनसे पैसा लेना, हाँ जमींदार, उनसे पैसा लिया जाता है और उसका ब्याज इतना बड़ा होता है कि उनको भरने में दिक्कतें आती है और उनको आखिरी ऑप्शन होता है कि वो डेथ करने की। इसलिए यहाँ पर जो है तो आत्महत्या का प्रमाण बहुत बड़ा है। 2 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट देख रहा था कि केवल 1 लाख रुपए के लिए एक किसान ने आत्महत्या कर दी। हम सोच भी नहीं सकते कि 1 लाख रुपए आत्महत्या का कारण बन सकते। बिल्कुल, यही बहुत बड़ी समस्या है और ये अभी की समस्या नहीं, कई सालों से चलती आ रही है। और यहाँ पर जो पानी नहीं होने के कारण यहाँ पर एक बोला जाता है, एक शाप मराठी में बोला जाता है शब्द कि शाप मिला है मराठवाड़े को, तो ये शाप कब मिटेगा ये पता नहीं। यहाँ के लोग जो है
आजू बाजू के देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि मराठावाड़ा वाटर ग्रिड लाएंगे, जो बाजू के समुद्र से पानी जाता है वो इधर लाएंगे और यहाँ की समस्या मिटाएंगे, पर वो घोषणा ही रह चुकी है। हाँ, और जो यहाँ के पॉलिटिक्स है वो खुद इतने आग्रही नहीं है कि यहाँ की समस्या सूटनी चाहिए। इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही। तो फार्मर की आत्महत्या, बेरोजगारी और मराठा आंदोलन, इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द ये यहाँ का लोग रहने वाले हैं। परफेक्ट। सुशील, खूप खूप धन्यवाद तुमचं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की। औरंगाबाद सेंट्रल में बैठकर हमने एक तरीके से पूरे मराठवाड़ा के चित्र का एक चित्र खुद समझने की कोशिश करी सुशील के ज़रिए। सुशील राउत महाराष्ट्र टाइम्स के यहाँ के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने हमें एक तरीके से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो छत्रपति संभाजीनगर शहर की जो सीट्स है, यहाँ पर एमआईएम में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1-2 सीट्स पर शिवसेना यूबीटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है और एमआईएम के भी लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसका फ़ायदा महायुति को यानी भाजपा के और शिंदे सेना के कैंडिडेट्स को हो सकता है। दूसरी चीज़ जो सुशील ने हमें बताई वो ये है कि यहाँ पे मराठा आंदोलन का एक जो इम्पैक्ट हमें लोकसभा में देखने मिला था कि यहाँ के 7 से 8 सीट्स मराठवाड़े की आती है। कितनी सीट्स है लोकसभा में? 8 सीट्स। तो सिर्फ 1 सीट यहाँ पे बीजेपी अलायंस जीत पाई थी, 7 सीट इंडिया अलायंस यहाँ से जीती थी 8 में से। तो इस इलाके में जो हमें लग रहा था कि इम्पैक्ट क्या मराठा आंदोलन का कम हुआ है, तो सुशील कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मराठा आंदोलन का इम्पैक्ट वैसे का वैसा ही है। और आज भी मराठा जो देवेंद्र फडणवीस की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसने मराठा आंदोलन को जिसने क्रश करने की कोशिश की, उस पार्टी को हम गिराएंगे, ऐसा मराठाओं का और जरांगे पार्टी का कहना है। और कई सारे मराठा जरांगे के पीछे भी खड़े नजर आ रहे हैं सुशील के हिसाब से। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ ये कही कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है, जिसका हल किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं निकाला। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ये कोशिश की थी कि कुछ योजनाएं लाए यहाँ पर, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि एक तरीके से इस मराठवाड़ा की भूमि को एक श्राप लगा है कि पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है और किसान की फसल को भाव नहीं मिलता। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी में एक मराठवाड़ा की राजनीति का सारा अंश हमें पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील राउत हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम है जीशान कास्कर, आप देख रहे हैं द वायर।